भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखिए साहब, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इतनी टेंशन है, इसीलिए मोदी पर इतना हमला बोला जाता है कि जो करप्शन की काली कमाई है वो छिपी रहे, उस पर ईडी एक्शन ना ले। भदौरिया साहब देखिए, आप चिंता का विषय तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती थी तो कौन से भ्रष्टाचारी हैं जिन पर आरोप लगाती, सब तो अपनी पार्टी में ले लिए। 17 हजार करोड़ का आरोप लगता था ना एनसीपी के नेता को, अपनी पार्टी में ले लिया कि नहीं ले लिया। और तो और छोड़िए, अशोक चौहान जी को तो बता रहे थे कि इन्होंने आदर्श घोटाले में हमारी जो शहीदों की विधवाओं थी उनके मकान हड़प लिए और उनको अपने आदर्श राज्यसभा एमपी बना दिया। ये किसकी बात करेंगे, किस किस की बात करें? ये शिवसेना शिंदे ग्रुप है ना, जिसको आप विधानसभा के अंदर में ये लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे उनके विधायकों पे आरोप लगाते, भ्रष्टाचार का आरोप है, और उन्हीं को अपने पाले में लेके आज सबके सब पाक साफ हो गए और कई तो मंत्री भी बन गए। ये भ्रष्टाचार की बात क्या करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात ना करे तो अच्छा है, वो मुद्दों पे बात करे, जनता मुद्दों पे बात करना। ठीक है, ठीक है। बेरोजगारी पे, किसान समस्या पे, महिला समस्या पे बात कीजिए आप, जिसमें बात करने से डरते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले 28,000 का होता था पर तोला सोना, और आज कितना हो गया? 80,000 पार कर गया पर तोला। तो बताइए किसने किसके साथ ये महंगाई बढ़ाई? और मंगलसूत्र, तो अब मंगलसूत्र की बात करते हैं, ये अब मंगलसूत्र कौन बना पाएगा? किसने मंगलसूत्र पे डाका डाला, बता दीजिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, किसने डाका डाला इस देश के अंदर में कि लोगों की महंगाई से कमर टूटी है? किसने डाका डाला है? ये सेलेक्टिव अप्रोच है क्या? दुगनी नहीं हो पाई। एसएन सिंह साहब, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं ये तो सेलेक्टिव अप्रोच है और नैतिकता के आधार पर आपको तो हक ही नहीं बनता कि आप इस तरीके के किसी दावे पर गर्व कर सके। अनुराग जी देखिए, किसी चोर से आप पूछेंगे चोरी किए हो तो कहेगा क्या चोरी किए, नहीं वो कहेगा वो तो सारे देश के लोग ही चोर हैं। अनुराग जी, पहला सवाल ये बनता है कि जिस पे भी कार्रवाई हो रही है, ईडी कार्रवाई करी, स्वतंत्र एक एजेंसी है, जो भी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में करें, चाहे वो झारखंड में करें, चाहे वो दिल्ली में करें, चाहे वो छत्तीसगढ़ में करें, और सभी जगह पैसे बरामद होते हैं। ये सवाल बनता है कि नहीं, ये पैसा किसका है? क्या इस करप्शन के नाते मोदी जी को गाली दिया जा रहा है? क्या इस करप्शन को बचाने के लिए कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है? मतलब करप्शन करते रहे और करप्शन पे कार्रवाई हो तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अनुराग जी, अरे मैं तो पहला सवाल यही पूछा कि जिस पे भी कार्रवाई हुई वो जायज है कि नाजायज, वो गलत है कि नहीं, उसके पास पकड़ा गया कि नहीं। दूसरी बात आती है, आप कहते हैं कि केवल विपक्ष पे कार्रवाई होती है। कार्रवाई कौन करता है? एजेंसियां करती हैं। उनके आरोप हटता और हटाता कौन है? एजेंसियां हटाती हैं। पार्टियां कब आती हैं? 2014 तक आपकी मिलीजुली सरकार केंद्र में थी और बार बार तमाम वरिष्ठ लोग ये कहते थे कि मुलायम सिंह जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, इस नाते समर्थन कर रहे हैं कि उनको ईडी सीबीआई से डर लगता है। नहीं, हम नहीं मानते हैं, एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, आपको ऐसा लगता है। और तीसरी, भ्रष्टाचार की बात आपने कहा, गायत्री प्रजापति का भ्रष्टाचार उजागर हुआ कि नहीं हुआ? यादव सिंह जी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ कि नहीं हुआ? आदरणीय जो लालू प्रसाद यादव जी का भ्रष्टाचार उजागर हुआ कि नहीं हुआ? और अरविंद केजरीवाल जिनको बेल नहीं मिल रही है, क्या उनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है कि नहीं? अनुराग भदौरिया, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बाकी पैनलिस्ट के पास। देखिए, एक्चुअली देखिए अनुराग जी, कमाल की बात है ना, कैसे कह रहे हैं कि देखो 30 करोड़ रुपए मिले। अरे भैया, आप तो कहते थे काला धन खत्म हो गया, आपने तो नोटबंदी में काला धन खत्म कर दिया था। देखिए काला धन कहां से आ रहा है? चोरों के घर से, चोरों के घर से जो चोरी किए, भ्रष्टाचारियों के पास से जिन पर कार्रवाई हो रही है। अब भ्रष्टाचारी कह रहा कि आज तक मैं छुपाया था, इसको छुपाए रहने दीजिए अनुराग जी। तो यही तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कितना बड़ा हो, कितना बड़ा रसूखदार हो, हम नहीं छुपाने देंगे। मतलब अभी भी काला धन, अभी भी नोट, कैश मार्केट के अंदर में है। ये जिम्मेदारी आपकी, आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। राहुल सर, इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच अगर किसी मंत्री के पीएस के नौकर के घर 30 करोड़ से ज्यादा की रकम निकलती है, जो तस्वीरें लगातार पूरा देश देख रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि वाकई पॉलिटिकल करप्शन पर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है? राजनीतिक भ्रष्टाचार हमारे यहाँ हमेशा से एक सच्चाई रहा है भारतीय राजनीति की, और वो पिछले कई दशकों में लगातार बढ़ा है। इससे इनकार करना तो बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया में जीना होगा या अपनी आंखें और दिमाग बंद करना होगा। मैं समझता हूँ कि हर पार्टी को, हर नेता को, वो किसी भी पार्टी से हो, अगर एक इस तरह की कोई जब्ती होती है, इतने करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, तो यह एक गलत बात है, ये एक चिंताजनक बात है। ये हमारी व्यवस्था की, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था की बहुत बड़ी कमजोरी जाहिर करती है। इतना तो स्वीकार करना चाहिए।
इस पर लड़ने से क्या फायदा, क्योंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं है। ये सच भी सब जानते हैं कि सारी पार्टियां, सारे चुनाव ये पैसे के बल पर और नकद पैसे के बल पर लड़े जाते हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बिना पैसे के चुनाव लड़ती है या बिना पैसे के जीवित रहती है। तो ये एक सबको पता राहुल है। साहब, क्या ये जस्टिफिकेशन सही हो सकता है कि देखिए साहब, आप तो हमारे आरोपी मंत्री या उसके नौकर की बात कर रहे हैं, आप अपने गिरेबान में झांकिए, क्या एक दूसरे के गिरेबान में झांकना जस्टिफिकेशन हो सकता है इस पॉलिटिकल करप्शन का, इस काली कमाई का? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं किसी को भी, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी हो या वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनको उनके सबके इतिहास को देखते हुए किसी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस पर होलियर देन दाऊ होने का, प्रदर्शन करने का। लेकिन हर ऐसा मौका, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, सामने आती है, तो सबको कम से कम इस पर एक गंभीर विमर्श तो शुरू करना चाहिए। ये स्वीकार तो करना चाहिए कि ये हमारी समूची राजनीति की एक उसका कोड है, उसका कैंसर है जी। तो स्वीकार ही नहीं करेंगे तो दूर कैसे होगा? बिल्कुल। वरुण पुरोहित जी, बातें होने लगती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर झारखंड में पहुंचकर करप्शन की बात करते हैं, रिश्वत की बात करते हैं, उस पर चिंता जताते हैं, तो वो उनकी चिंता तो अब सामने आ रही है। 30 करोड़ रुपए की ऐसी कमाई जिसका कोई ट्रेल नहीं है, और वो भी मंत्री नहीं, मंत्री के पीएस नहीं, उनके नौकर के घर से। अनुराग जी, राहुल देव जी ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया और एनालिसिस किया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का। अब आप जो मंत्री के यहाँ इतने इतने करोड़ पकड़े जा रहे हैं तो गलत बात तो है ही है। लेकिन मुझे ये बताइए, आप प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री जी के फ्री में दौरे करते हैं, फ्री में रोड शो करते हैं, कितना करोड़ रुपए आते हैं उनके रोड शो के अंदर, वो कहां से आता है? बीजेपी के ऑफिस बन गए, कहां से बन गए? और सबसे बड़ी बात जो कोई भी नहीं प्रश्न उठा रहा, मुझे आप ये बता दो प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती, और रोज रोज नए नए कपड़े किस प्रकार से सिलाए जा सकते हैं? सिला ही नहीं सकता आदमी। और अगर सिला रहा है साहब हमको, तो दूसरे या तो गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप क्लियर करिए 10 साल से कौन गिफ्ट कर रहा है और गिफ्ट क्यों कर रहा है? या तो उससे आपसे उसको कुछ दे रहे हो, उस एवज में कुछ ना कुछ उसका सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, प्रधानमंत्री रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, तो आप मुझे बताओ किसी घर में गरीब बच्चे, यानी कि प्रधानमंत्री पूरे देश के गार्जियन है, अगर गरीब बच्चे भूखे सो रहे हैं तो आप क्या खुद नए नए कपड़े पहन सकते हो? लेकिन वरुण पुरोहित जी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। आपने रोड शो का जिक्र किया, पार्टी के दफ्तर का जिक्र किया, आपको लंबा अनुभव है। ये तो चुनावी चंदे और जो अपना इनकम टैक्स का विवरण होता है, उसमें सारी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज देती है ना सर? नहीं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, जैसे विधायक को 40 लाख की परमिशन दे दी, तो 40 लाख में ही खर्चा हो जाता है क्या? आप मुझे बताओ। आज आप क्या चुनावों में पार्टियों को फंड नहीं होता उस उम्मीदवार के साथ, उस उम्मीदवार के सपोर्ट में पैसा खर्च करने का? हाँ, तो वो जो फंड देते हैं उन्हीं का तो फिर उम्मीदवार काम में ले रहे हैं ना, उनका काम करते हैं। आम जनता का काम कौन कर रहा है? मुझे बता दो। आज देश के अंदर नोटबंदी के बाद से इतना बैंकों तक में करप्शन हो गया, हजारों अरबों करोड़ जगह जगह एक नेक्सस हो गया देश के अंदर। ये पूंजीवादी व्यवस्था जब से देश में आई है, अधिकारी हो, नेता हो और पूंजीपति हो, उनका एक नेक्सस हो गया। आम आदमी की तो बात ही नहीं है। क्या झारखंड के ये नोटों की गड्डी उसी नेक्सस की झलक है? देखिए, झारखंड के नोटों की गड्डी जो है उस नेक्सस की झलक है, और भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है, ये भी उसकी झलक है। ठीक है, इसका जवाब एसएन साहब आप दीजिएगा। लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि आज जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, उससे पहले इस तरीके की तस्वीरों का मतलब बीजेपी के पक्ष में जाता है, ये कहते हुए कि साहब इसी तरीके के एक्शन की उम्मीद कीजिएगा अगर मोदी सरकार आती है तो एक बार फिर? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि ये सारी बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जाती है। पहले दिन से उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं देश में करप्शन को टॉलरेट नहीं करूंगा, और इसके चलते जो भी लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ उन्होंने एजेंसियों को स्वतः फैसला करने का स्वतंत्रता दी हुई है। जांच एजेंसियां खुद इस मामले में आगे बढ़ती है और काम करती है। ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था झारखंड के नेताओं पे, उसी के चलते झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में हैं, उन पे भी यही आरोप लगा था। वो तो लगातार बोलते थे कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अब आप बताइए कि अगर एक मंत्री के पीए के पास अकूत संपदा मिलती है जी, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार कितना नीचे तक था। और ऐसी स्थिति में इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, एजेंसियों ने जो कार्रवाई की, आज वो पूरी तौर से जस्टिफाइड होती है। और इसके पीछे ये कोई नहीं कह सकता कि इसके पीछे किसी कोई राजनीतिक मंतव्य था। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, एजेंसियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। अनुराग भदौरिया, जो कुछ आंकड़े हैं सरकारी और गैर सरकारी, वो बताते हैं कि साहब मोदी सरकार के 10 साल में ईडी की जो रेड है
वो यूपीए के मुकाबले 86 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। यूपीए के मुकाबले मोदी सरकार में ईडी की जो गिरफ्तारी और कुर्की के मामले हैं वो 25 गुना बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। ईडी के 10 साल के आंकड़े भी उसी बात की तस्दीक कर रहे हैं और झारखंड की तस्वीरें भी। देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, उसमें ये भी देख लीजिए कि सारे के सारे ज्यादातर 99%, 95% आपको विपक्ष के मिलेंगे। विपक्ष के यहाँ तो ईडी की रेड हो जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष की यहाँ कहाँ होती, जरा बता दीजिए आप। सत्ता पक्ष क्या पानी में इलेक्शन लड़ रहा है क्या? पानी से चुनाव लड़ रहा है क्या? सत्ता पक्ष में कोई खर्चा ही नहीं हो रहा है। कमाल की बात करते हैं आप भी। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे भ्रष्टाचारियों को तो अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। जिन जिन पे आरोप लगाती थी, मैं तो नाम गिना सकता हूँ, पूरी लिस्ट है। 23 आदमी को तो निकाली थी एक पत्रकार ने, एक पत्रिका में 23 आदमी की लिस्ट निकली थी ना, उसमें कहा गया था कितनों के केस ठंडे बस्तों में चले गए। तो भाई क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। ये फॉर्मूला पहले बता देना चाहिए था कि भाई जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी तो उसको कहना चाहिए था कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, तो आप भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। एसएन सिंह साहब जवाब दीजिए जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। और देखिए मैं कुछ नाम भी आपको गिनाता हूँ। राजस्थान, एक सेकंड और, जी कहिए। 10 सेकंड का और 10 सेकंड। और जो परिवारवादी की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी में कह देती कि भाई देखो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाओगे तो आप परिवारवादी में नहीं गिने जाओगे। ठीक है, आज बात करप्शन की है, परिवारवाद की नहीं है, लेकिन आपने जो पॉइंट उठाया उसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अनुराग ठाकुर बीजेपी के साथ ठीक है, करप्शन केवल करप्शन। एसएन सिंह साहब राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, उनके खिलाफ ईडी एक्शन लेती नजर आती है। अशोक गहलोत के परिवार के खिलाफ एक्शन लेती नजर आती है जांच एजेंसियां। आईएनएलडी के जो नेता ओम प्रकाश चौटाला, उनकी संपत्ति कुर्क हो जाती है। टीआरएस के सांसद नमा नागेश्वर राव, उनकी संपत्ति कुर्क हो जाती है। आप नेता मनीष सिसोदिया और बाकी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ ईडी सीबीआई एक्शन ले रही होती है। संजय राउत के परिवार के खिलाफ एक्शन ले रही होती है। भूपेश बघेल के राजनीतिक संपादक को भी नहीं छोड़ा जाता। इस पूरी लिस्ट में जो अनुराग भदौरिया ने सवाल खड़ा किया, वो कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का नाम नजर नहीं आता, छगन भुजबल का नाम नजर नहीं आता, अशोक चव्हाण का नाम नजर नहीं आता, मुकुल रॉय का नाम नजर नहीं आता। अनुराग जी, हम इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। देखिए 2020 से और 23 तक का ही सिर्फ डाटा देखेंगे तो पीएमएलए के तहत 3110 लोगों पे कार्रवाई होती है और फेमा के तहत 12,233 लोग। उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जो पार्टियों के लोग हैं 147 है। कितने हैं? 147। अब आप लगभग 13,000 में से 147 माइनस कर दीजिए, बाकी लोगों पे जो कार्रवाई होती है ये माना जाएगा नहीं ये कार्रवाई ठीक है, वहां तक तो जायज है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक व्यक्तियों पर कार्रवाई होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इन 2-3 चीजों को अलग अलग करके देखना होगा। लेकिन जो 147 लिस्ट बता रहे हैं, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं उन 147 में सत्ता पक्ष के कितने, एक दो नाम जरा वो भी आप गिना दीजिए। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। देखिए अभी मैं वही बता रहा हूं, आप मान के चलिए भाई एक डेटा भी आया था जिसमें एक आ गया था कि 95% लोग विपक्ष के हैं। लेकिन आप देखेंगे तो 2004 से 14 तक जो कार्रवाई की जाती है जिसमें पिंजड़े का तोता कहा जाता है, उसमें भी सिर्फ 65% विपक्ष के थे। लेकिन आप सुनिए कितना सुंदर एक चीज बताना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया जी, अगर हम अपनी बात को कहेंगे नहीं तो लोग सुनेंगे कैसे? अनुराग भदौरिया जी सुनिए, इन सभी चीजों को लेकर आदरणीय अनुराग जी जो आपने सवाल पूछा, ये विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चूंकि पार्टी नहीं कार्रवाई करती है, पहली चीजों को क्लियर भारतीय जनता पार्टी नहीं कार्रवाई करती। एसएन सिंह साहब, अनुराग भदौरिया का सीधा सवाल, 147 नेता जिनके खिलाफ जांच एजेंसी एक्शन ले रही है, क्या उनमें भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, इनका कोई समर्थक भी है क्या? देखिए अनुराग, अगर नहीं है तो सवाल तो खड़ा होगा। नहीं अनुराग जी सुनिए, ये सारे सवाल लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये सारे लोग गए थे। उन्होंने कहा नाम बताइए ना। अरे अनुराग जी आप सुनिए तो, जब आप गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचारी जिनके पास कोई, अरे आप ये मानकर चलते थे कि भ्रष्टाचार का पोर्टफोलियो लेकर आप ये मानकर चलते थे। कल तक जब तक हम अनुराग जी कहते थे कि ये भला भ्रष्टाचारी है, ये कहते थे नहीं भ्रष्टाचारी है, अब ये कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है, ये कैसे सिद्ध हो गया? ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक भ्रष्टाचारी। लेकिन अनुराग भदौरिया, ठीक है, अनुराग भदौरिया साल 2007, प्लीज एसएन सिंह साहब प्लीज। अनुराग भदौरिया साल 2007 में खबर आई कि यादव परिवार पूरी तरीके से दोषी करार दे दिया गया है आय से अधिक संपत्ति मामलों में। 2008 में हमने देखा कि न्यूक्लियर डील में वही यादव परिवार अपनी पार्टी के साथ यूपीए सरकार को बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा था। हमाम तो बहुत बड़ा है ना अनुराग भदौरिया।
देखिए एक चीज मान के चलिए, आप बार बार जो भागते हैं ना पीछे की तरफ, और भारतीय जनता पार्टी 2014 में आपने क्या बोला था? क्या बोला था आपने? हम देश के अंदर आएंगे तो युवक खुशहाल होगा। हो गया युवक खुशहाल? क्या आपने क्या बोला था? देश के अंदर आएंगे तो महिला सुरक्षा हो जाएगी। हो गई क्या? आपने कहा था यहाँ 300 रुपए जो अपनी आय डिक्लेयर किया है वो 3000 करोड़ का कैसे आदमी हो जाता है? यादव सिंह जिनकी तनख्वाह 30,000 रुपए थी, ठीक है घर से 600 करोड़। राहुल सर प्लीज माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। राहुल देव सर, 2007-2008 का जिक्र मैंने सपा का किया, ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ नाम ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं जिन पर आरोप लगते रहे। क्या ये इस देश का मतदाता मान ले कि हमाम बहुत बड़ा है? देखिए मतदाता, अगर अनुराग बुलेट ट्रेन जी हमें इजाजत दे तो मैं बोलूं। सर बोलिए राहुल सर। इस देश का मतदाता उतना नादान नहीं है जितना हमारे प्रवक्ता लोग और हमारे नेतागण समझते हैं। वो बहुत सारी सच्चाइयों को बिना कहे समझ लेता है। तो उसको ये मालूम है कि राजनीति बिना नंबर 2 के पैसे के नहीं लड़ी जाती। उसको ये भी मालूम है कि राजनीति बाहुबल के बिना भी नहीं लड़ी जाती। उसको मालूम है कि गुंडागर्दी भी और दबंगई भी बहुत काम की चीज होती है राजनीति में। अब अगर दिक्कत यह है कि अगर यहाँ हम लोग मान लें कि भाई एक जो सत्तारूढ़ पार्टी है अभी आज की बीजेपी, उसमें सब लोग जो हैं वो बिल्कुल सच्चे राम भक्त हैं और पार्टी के भीतर राम राज्य है, और जितने देश में भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार है वो विपक्ष की सरकारों में है, विपक्ष के नेताओं में है, तब तो बड़ा आसान हो जाएगा मामला। लेकिन ये जो असंतुलन है कार्यवाहियों का वो इतना साफ दिख रहा है कि उसका मतलब भी पता है। वॉशिंग मशीन की चर्चा दोहराने की कोई लाभ नहीं है। इतने ज्यादा मामले हैं कि कहाँ तक गिनाएंगे। और हम लगातार खबरें देख रहे हैं, हर हफ्ते एक खबर आती है कि पहले जिन सज्जन के खिलाफ किसी बड़े भ्रष्टाचार में किसी नेता के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, कार्रवाई हो रही थी, वो केस बंद कर दिया गया। अब मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहता। अभी आज और कल भी एक खबर आई है, उससे पहले पिछले हफ्ते एक खबर आई थी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारों के मामले। तो इनका संदेश बहुत साफ है। जो बात राहुल सर कह रहे हैं उसका एक लाइन में मतलब ये कि कम से कम नैतिकता के आधार पर आपको तो हक नहीं बनता कि देखिए आदरणीय राहुल जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा और सभी लोग जानते हैं, राहुल जी भी जानते हैं, अनुराग जी भी जानते हैं कि इस देश में जिलाधिकारी को भी पावर है कि उसके जिले में अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो कार्रवाई कर सकता है। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जहां जहां भी हमारे विपक्ष की सरकार है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति करप्शन में पाया जाता है आप उस पर कार्रवाई करिए। उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल देता हूं अनुराग जी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आप जैसे कार्रवाई कर रहे हैं कभी हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसी कार्रवाई करेंगे। जानते हैं मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी और आगे भी आपको करनी चाहिए। भ्रष्टाचार लेकिन अनुराग भदौरिया, अगर विपक्ष से करप्शन के मुद्दे पर सवाल पूछेगी भारतीय जनता पार्टी आज की इन तस्वीरों को दिखाकर क्या जवाब देंगे अनुराग भदौरिया? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लेके भ्रष्टाचार खुद ही कर रही है, खुद ही भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। वो क्या सवाल उठाए? एक भी भ्रष्टाचार सवाल है उनके पास इतने सवाल है कि उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो ऐसा भ्रष्टाचार किया है देश के अंदर में कि मत पूछिए, तो आप किसी में बोलने को तैयार नहीं है। कौन सुखी है यहाँ पे? ना युवक सुखी है यहाँ पे, ना महिलाएं सुखी है, ना किसान सुखी है, ना छात्र सुखी है, भ्रष्टाचार बताइए तो ना समाज के अंदर महंगाई से दुखी कमल लोगों की वो परेशान है, सारा घोटाला बता सकते हैं। हुई है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। और ये बात करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे बस भ्रष्टाचार किस चीज का भ्रष्टाचार? ठीक है, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन यह तय है कि करप्शन भी 24 में एक बड़ा मुद्दा जरूर बनता नजर आएगा।